Hello class. In electric dipole, today we start potential energy of dipole in electric field. ध्यान देना है यहाँ पे, आज हम सीखेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का क्या होगा और किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो समझो बच्चे क्या होता है यहाँ पे, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और इसमें क्या होता है कि एक अगर देखा जाए तो डाइपोल प्लेस किया है और यू नो दैट अबाउट टू डाइपोल, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरा क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होता है यहाँ पे स्मॉल होगा, जिसका वैल्यू अपन क्या मानते हैं यहाँ पे d = 2a। समझ आ रहे ना, ये क्या होता है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, गैप होता है दोनों चार्जेस के बीच में। अब क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा यहाँ पे फाइंड करने के लिए सबसे बेहतर जो मेथड होता है वो क्या होता है कि आप वर्क डन निकालो। और वर्क डन क्या होता है यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स देखना होता है, या वर्क डन क्या होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल फोर्स के अलावा अगर देखा जाए तो कंजर्वेटिव फोर्स देखना होता है। तो ये ध्यान देना, मैं उस पर डिस्कशन करूंगा। लेकिन अगर डाइपोल को ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे बच्चे, अगर इस डाइपोल को थोड़ा से यहाँ पे मूव करा रहा हूँ, समझो यहाँ पे ये क्या होता है, डाइपोल गिवन है, समझ आ रहे ना, ये क्या होता है यहाँ पे डाइपोल दिया है और इस डाइपोल को क्या होता है यहाँ पे मूव करा रहे हो, कितना एंगल यहाँ पे d थीटा। समझो यहाँ पे पहले इनिशियल अगर देखा जाए डाइपोल जो है वो यहाँ पे इस फॉर्म में दे रखे थे, ऐसे दे रखे थे। अब यहाँ पे ये मूव करा के इस डाइपोल का यहाँ से d थीटा एंगल मूव कराए। समझो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, पहले ये क्या होता है यहाँ पे डाइपोल क्या था, यहाँ पे थीटा एंगल पे प्लेस था, किससे, यहाँ पे देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से। समझ आ रहा है ना, लेकिन आपने क्या किया, थोड़ा सा इसको इधर और मूव करा दिया और यहाँ पे कितना आपने इसको मूव कराया यहाँ पे d थीटा। तो अगर इसे d थीटा मूव करा रहे हो तो अब तो इस डाइपोल को यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वर्क कर रहे हो वो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, तो वर्क डन अगर देखा जाए डाइपोल पे तो यहाँ पे वर्क डन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे dw। समझ आ रहे ना, तो वर्क डन का वैल्यू निकालने से पहले आप मुझे बताओ यहाँ पे टॉर्क लग रहा है कि नहीं, डाइपोल पे लग रहा है ना, टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, तो ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, ये क्या होगा यहाँ पे P E sin थीटा। यू नो दैट यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क क्या होगा, इस डाइपोल पे कितना आएगा यहाँ पे P E sin थीटा। और टॉर्क क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं, जिसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है यहाँ पे P क्रॉस E। आपको अच्छे से समझाया था कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और यहाँ पे इसका वेक्टर फॉर्म देखा जाए तो P क्रॉस E होगा। समझ में आ रहा है ना, और P क्रॉस E जब भी क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हो तो यहाँ पे साइन थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट होता है तो कॉस थीटा आता है। आगे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, आप इसको रिमूव कितना मूव करा रहे हो, रिमूव नहीं मूव कितना करा रहे हो, d थीटा एंगल। d थीटा क्या है तो याद रखना, इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ यहाँ पे, इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगा तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे चेंज ऑफ क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसे बोल रहे हो, और ये क्या होता है यहाँ पे एंगुलर फोर्स। टॉर्क को हमेशा याद रखना है एंगुलर फोर्स होता है, और ये क्या होता है यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन क्या होता है, यू नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू यहाँ पे सर्कुलर मोशन में पढ़ा भी होगा, या रोटेशन टॉपिक, नॉट सर्कुलर मोशन। इन केस ऑफ रोटेशन अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट आता है। वैसे जैसे वर्क डन का अगर देखा जाए तो यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है यहाँ पे फोर्स, और डॉट क्या होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहे ना, अगर बॉडी रोटेट कर रहे हैं तो रोटेटिंग फोर्स आएगा जिसको टॉर्क बोल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है यहाँ पे रोटेशन के कारण आएगा जिसको d थीटा बोला जा रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस तो किसके बराबर हो रहा है यहाँ पे वर्क डन के। अब वैल्यू रखो यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड का, सबसे बेस्ट होता है यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखना। बात समझ आ रही है ना, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आपका कंसर्न होना चाहिए अच्छे से कि यहाँ पे ये नेगेटिव ले रहा हूँ b, और यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे टॉर्क का अगर देखा जाए तो नेगेटिव टॉर्क इंटू d थीटा। अब कैसे नेगेटिव लिया, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, और ये थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा इस पर, मतलब इस तरीके से कि आप बताओ यहाँ पे टॉर्क किधर लगेगा, इस बॉडी पे, इस साइड टॉर्च को इधर लग रहा है ना, आपको समझाया था लास्ट लेक्चर अगर देखा जाए
तो टॉर्क क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि इस पे फोर्स इधर को लग रहा है, इस पे फोर्स इधर को लग रहा है, तो दोनों फोर्स मिलके क्या करेंगे, ऐसे था ऐसे, यहाँ पे पहले तो ऐसे डाइपोल था ना, घूम के ऐसे हो जाएगा, घूम किधर है क्लॉकवाइज, लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट किधर ला रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन। तो आप देखते लगाओ या ना लगाओ, लेकिन याद रखना यहाँ पे साइन लेते वक्त बहुत केयरफुल रहना होगा। नेगेटिव क्यों ला रहे हो, तो इसका रीजन क्या होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, और टॉर्क किधर लग रहा है क्लॉकवाइज, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स व्हाई यहाँ पे साइन क्या होगा नेगेटिव। अगर यहाँ पे वैल्यू रखा जाए तो यहाँ पे ये तो नेगेटिव है ना, लेकिन यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी ई साइन थीटा, और इधर क्या होता है यहाँ पे डी थीटा। याद रखना ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे डी डब्ल्यू के, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी क्या होगा यहाँ पे स्मॉल आएगा। अब ये मतलब यहाँ पे इसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, अब अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ा होगा तो ये बताओ यहाँ पे टॉर्क किसके कारण आ रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण आ रहा है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण चेंज इन क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो नेगेटिव ऑफ क्या होता है यहाँ पे वर्क डन के, क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर क्या होता है यहाँ पे पी ई साइन थीटा, और इधर क्या होता है यहाँ पे डी थीटा, बिकम्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे डी डब्ल्यू। तो बच्चे यहाँ पे क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर देखा जाए तो पी ई साइन थीटा डी थीटा आ रहे, पी ई साइन थीटा डी थीटा आ रहे। अब हमें वैल्यू निकालना है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा। तो समझो यहाँ पे अगर मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालूँ तो इंटीग्रेशन दोनों साइड लेना पड़ेगा, क्योंकि आप याद रखना यहाँ पे कि स्मॉल केसेस होते हैं, यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए तो वर्क डन भी स्मॉल करना पड़ेगा, वर्क डन भी स्मॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी क्या होगा स्मॉल। लेकिन टोटल एनर्जी अगर निकालना हो तो यहाँ पे क्या करोगे इंटीग्रेट, जो काम लेफ्ट साइड कर रहे हो वही काम राइट साइड, तो यहाँ पे पी ई साइन थीटा और ये क्या होता है यहाँ पे डी थीटा। अब यहाँ पे समझने वाली बात, अगर जब ये डायपोल थीटा 1 एंगल पे था तो याद रखना इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम के पास, मतलब डायपोल के पास इनिशियल, जब इनिशियल पोजीशन पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो इनिशियल होगा कि नहीं, जब फाइनल पोजीशन पे आएगा तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो क्या होगा फाइनल। तो इसको सॉल्व करोगे तो यू फाइनल माइनस क्या होगा यहाँ पे यू इनिशियल, और इसको सॉल्व करने पे पी तो बाहर आएगा, और यहाँ पे साइन थीटा का अगर देखा जाए तो क्या होता है यहाँ पे कॉस थीटा, और इधर क्या होता है यहाँ पे साइन थीटा का क्या होगा, और डिफरेंशिएशन अगर देखा जाता है माइनस क्या होता है यहाँ पे कॉस थीटा, ये प्लस कॉस थीटा, ये समझने वाली बात है बच्चे। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन यू नो दैट यहाँ पे अगर देखा जाए साइन थीटा का तो ये क्या होता है यहाँ पे कॉस थीटा, समझ में आ रहा है ना। इंटीग्रेशन याद रखना यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाता है, ये नेगेटिव ऑफ क्या होता है यहाँ पे कॉस थीटा, तो याद रखना यहाँ पे माइनस साइन भी आ जाएगा, और यहाँ पे लिमिट भी साथ साथ आएगा। तो मैं सीधे सीधे ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे पूरी चीज़ों को कि यहाँ पे ये क्या होगा माइनस, और इधर क्या होता है यहाँ पे पी ई, क्योंकि ये भी तो बाहर हो गया ना, एक मिनट, पी तो बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, पी बाहर हुआ तो क्या बचा है यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे आ गया माइनस कॉस थीटा, माइनस क्या होता है यहाँ पे कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ पे डी इनिशियल मतलब सॉरी थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल, मतलब एंगुलर पोजीशन इनिशियल टू एंगुलर पोजीशन फाइनल। अब इसको लिखने के बाद ध्यान देना यहाँ पे पी तो ऐसा सच रहेगा, लेकिन ये वैल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ कॉस क्या होता है यहाँ पे फाइनल, माइनस माइनस प्लस क्या होता है कॉस ऑफ क्या होता है यहाँ पे इनिशियल। ये तो अब इतना तो लिमिट सबको डिफरेंशिएशन अगर आता होगा अच्छे से तो लिमिट लेना, यहाँ पे माइनस प्लस कैसे लिया, तो सीधे सीधे इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे पी ई, और ये क्या होता है यहाँ पे कॉस इनिशियल माइनस क्या होता है यहाँ पे कॉस फाइनल। समझ में आ रहा है ना, ये किसके बराबर होता है यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना यहाँ पे किस इस सिस्टम में, तो कहने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो भी यहाँ पे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यू नो दैट मैंने अच्छे से समझाया है कि चेंज के फॉर्म में लिया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में, इसलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा पी कॉस थीटा 1 का मतलब होता है इनिशियल एंगुलर पोजीशन ऑफ क्या रहेगा डाइपोल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा क्या होता है थीटा
टू का मतलब ये थीटा फाइनल का मतलब क्या होता है फाइनल। जैसे अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ में आ रहा है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल पहले इनिशियली क्या होता है थीटा 1 एंगल पे है, समझ में आ रहा है ना, और बाद में क्या होता है यहाँ पे डाइपोल का पोजीशन चेंज करके कितना कर दिया यहाँ पे थीटा 2, तो थीटा 1 का मतलब क्या होगा यहाँ पे थीटा इनिशियल, और थीटा 2 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा फाइनल। तो ये समझने वाली बात थी, ये फाइनल एंगुलर पोजीशन और ये क्या होता है यहाँ पे इनिशियल एंगुलर पोजीशन। इस तरीके से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल आता है। अब इस पे कंडीशन समझाता हूँ ना, ठीक है ना, इसको नोट करना चाहिए। अब बच्चे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकला अपना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है यहाँ पे इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने दोनों का प्रोडक्ट, और कॉस थीटा 1 या थीटा इनिशियल का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पास होने वाला इन द फॉर्म ऑफ कॉस, और ये फाइनल पोजीशन ऑफ डाइपोल। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो होता है जिसमें क्वेश्चन आता है, कभी कभी डायरेक्ट क्या होता है सिर्फ थीटा दिया होता है और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, समझ में आ रहा है, तो वो समझाता हूँ यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे जो इनिशियल है ना रेफरेंस को, ये रेफरेंस है, इनिशियल क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी हमेशा याद रखना रेफरेंस पॉइंट को मानते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कब जीरो आएगा जब कॉस थीटा 1 का वैल्यू अगर देखा जाए तो किसके बराबर हो जाए जीरो, तो मतलब थीटा 1 किसके बराबर, थीटा इनिशियल किसके बराबर आ जाएगा 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है जीरो। तो याद रखना ये इनिशियल वैल्यू तब पॉसिबल है जीरो जब क्या होता है यहाँ पे ये टोटल वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए, और ये जीरो पॉसिबल तब होगा जब थीटा इनिशियल क्या होता है यहाँ पे 90 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे थीटा इनिशियल के जगह पे यहाँ पे 90 रखोगे, cos 90 का वैल्यू जीरो आएगा, cos 90 का वैल्यू जीरो, तो ये पूरा टर्म यहाँ पे कितना हो जाएगा जीरो। दूसरा यहाँ पे u फाइनल को मान लो यहाँ पे u, समझ आ रहा है, फाइनल पोजीशन को क्या मान रहे हो यहाँ पे u, तो याद रखना थीटा फाइनल क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आप कंसीडर कर लो यहाँ पे थीटा। तो ये चीज जो ये ले रहे हो आप, ये लेट कर रहे हो यहाँ पे, ये इनिशियल जो रेफरेंस है डाइपोल का वो ऐसे मान रहे हो यहाँ पे कि पहले डाइपोल तो ऐसे प्लेस था, समझ में आ रहा है ना, इसकी प्लेसिंग क्या थी इस तरीके से, तो डाइपोल अगर ऐसा प्लेस होगा इनिशियल तो यहाँ पे थीटा कितना होगा 90। अब क्या होता है यहाँ पे डाइपोल अगर देखा जाए टॉर्क लगेगा तो खुद से मूव कर जाएगा कि नहीं, तो मूव करेगा तो अब कितना एंगल बच रहा है इनिशियल से, तो थीटा बच रहा है। तो वही चीज समझा रहा हूँ कि जब यहाँ पे पहला फर्स्ट पोजीशन था और ये सेकंड पोजीशन, अच्छा इधर को क्यों मूव कर रहा है, तो इसका सिंपल रीजन बताओ यहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको टॉर्क बोलते हो, ड्यू टू टॉर्क, बात समझ आ रहा है, टॉर्क तो इधर को लगेगा तो टॉर्क इसको इधर ले जा रहा है, इसलिए यहाँ पे फाइनल क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी यू और फाइनल पोजीशन थीटा, इनिशियल को जीरो लिया क्योंकि रेफरेंस मान रहे हो इस लाइन को, और जीरो तब पॉसिबल होगा जब ये वैल्यू क्या होता है जीरो हो जाए, समझ आ रहा है। अब ये वैल्यू अगर रखते हो यहाँ पे तो u माइनस जीरो बिकम्स टू क्या होता है यहाँ पे PE, समझ में आ रहा है ना, और इधर क्या होता है यहाँ पे जीरो माइनस, और ये इधर क्या होता है यहाँ पे कॉस, कितना हो जाएगा यहाँ पे थीटा। तो याद रखना यहाँ पे जो एनर्जी आएगी पोटेंशियल एनर्जी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे डायरेक्ट पूछेगा कि 60 एंगल पे बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो याद रखें यहाँ पे कितना हो जाएगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइन है, P इज कॉस थीटा, हमेशा याद रखना है यहाँ पे, ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेकंड पे अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल का तो माइनस पी कॉस थीटा बिकम्स टू क्या आ रहा है यहाँ पे u, समझ में आ रहा है क्या। तो याद रखना एक रिजल्ट है, इसी की वजह से एक क्वेश्चन प्रॉब्लम करा रहा हूँ तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना, नोट कर लें। ध्यान देना बच्चे, जो अभी हमने क्या होता है एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला निकाला कि किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो वो क्या होता है यहाँ पे P cos थीटा, हमेशा याद रखना है यहाँ पे। वो कैसे रिजल्ट निकाला जाता है, ये जो फॉर्मूला होता है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी के लिए, लेकिन तब जब किसी पर्टिकुलर एंगल पे बोल रहे, समझ आ रहा है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे बोले तो ये क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का यूज इस क्वेश्चन में गिवन है, और समझते क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से समझो, फिर आंसर देना। चार ऑप्शन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मूवमेंट P
placed in uniform electric field A has minimum potential energy when the angle between P and E is। अब ध्यान देना यहाँ पे कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका मोमेंट कितना दे रखा है यहाँ पे P प्लेस होता है, तो उसके पास मिनिमम कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। मतलब क्या निकालना है यहाँ पे, U मिनिमम का वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ पे U मिनिमम का वैल्यू आपको मतलब ये पूछ रहे U मिनिमम होना चाहिए, लेकिन किस एंगल पे ये समझ में आना चाहिए आपको। U मिनिमम का वैल्यू किस एंगल पे होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के। तो आप बताओ यहाँ पे U मिनिमम कब पॉसिबल है। ये देखो नेगेटिव साइन है, तो U मिनिमम क्या होता है, कॉस या तो 0 रख लो या तो 90 रख लो या 180 रखो। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे +1, समझ आ रहा है ना। कॉस 90 का 0 और कॉस 180 का -1, तो याद रखना है यहाँ पे 3 वैल्यू की कार्य। मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे रिजल्ट। जब थीटा क्या होता है 0 रखते हो तो याद रखना यहाँ पे U का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव, और ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे PE के। जब थीटा का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे 90 रखते हो तो यही U का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 के बराबर, और थीटा का वैल्यू अगर यहाँ पे 180 रखा तो यहाँ पे U बिकम्स टू क्या होता है यहाँ पे ये किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे +PE के। रख के चेक कर लेना। अब ये तो इन तीनों में देख के आपको फॉर्मूले में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कौन सा है, -PE 0 या +PE। अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे -1 0 और 1 में कौन सा ग्रेटर होगा, तो आंसर होगा 1, और मिनिमम कौन सा होगा -1। समझ में आ रहा है ना। दैट्स व्हाई यहाँ पे माइनस कब आ रहा है नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, मतलब याद रखना है यहाँ पे U मिनिमम कितना होगा, तो यहाँ पे -PE, लेकिन किस एंगल पे होगा, तो ये एंगल कितना होना चाहिए यहाँ पे 0। तो कौन सा आंसर सही होगा यहाँ पे 0। तो याद रखना यहाँ पे 0 इज द बेस्ट ऑप्शन। बस बेस्ट ऑप्शन नहीं, यही एक ऑप्शन होगा यहाँ पे। समझ आ रहा है इसके मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए। नोट कर लेंगे अच्छे से। ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे ग्राफ बिटवीन U एंड थीटा। याद रखना है ये तब कंडीशन फिर बता दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला कब वैलिड होते हैं। तो याद रखना है यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एंगल पे आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए, ये नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहे हो θ1 to θ2। समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि 60 डिग्री पे कितना डायपोल के पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया होगा, और पूछेगा 60 एंगल पे कितना होगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखना ये फॉर्मूला यूजफुल है। समझ में आ रहा है ना। ये ऐसा भी पूछ सकते हैं यहाँ पे कि आपका क्या होता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना किस एंगल पे हो सकता है। तो याद रखना इस तरीके से क्वेश्चन आता है। मैं यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कॉस थीटा है ना, इसको क्या यहाँ पे PE क्या होता है यहाँ पे वेक्टर पे डॉट लिख सकते हो नहीं, और यहाँ पे साइन क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव। रीजन सुनो यहाँ पे क्यों ऐसा लिख रहे हैं कि यहाँ पे U का अगर वैल्यू देखा जाए तो नेगेटिव ऑफ P वेक्टर डॉट क्या होता है यहाँ पे E वेक्टर। इसका कारण क्या होता है यहाँ पे कि P डॉट E तो R है, P डॉट E तो R है। बात समझ आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट सॉल्व किया तो यहाँ पे cos थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता तो क्या होता है sin थीटा। अब अपने ग्राफ की बात करेंगे। ग्राफ क्यों जरूरी है यहाँ पे समझना, लेकिन उससे पहले ये समझना होगा ग्राफ बन कैसे जाए। तो यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे जब 0 एंगल रखोगे, एक एक एंगल मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, इसको 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। एक तो थीटा का वैल्यू 0 रख लो, एक तो थीटा का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे 90 रख लो, एक तो थीटा का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे 180 रख लो। समझ में आ रहा है ना। थीटा का वैल्यू कितना रख लो यहाँ पे 180, और फिर क्या होता है यहाँ पे थीटा का वैल्यू 270। समझ में आ रहा है। 90 का गैप था। तो देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या देगा। थीटा का वैल्यू यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे जब थीटा आप क्या रखते हो यहाँ पे 0, तो याद रखना है यहाँ पे U का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ नेगेटिव ऑफ P। दूसरा क्या होता है यहाँ पे थीटा 90 रखते हो तो U का वैल्यू कितना आएगा 0। फिर थर्ड क्या होता है यहाँ पे U का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे +P, लेकिन तब जब यहाँ पे थीटा 180 रखते हो। और फिर क्या होता है यहाँ पे इस पे अगर देखा जाए तो वापस से कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। चेक कर लेना आप रख के 270, या फिर थीटा का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे 360। तो याद रखें 360 लोगे तो U का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव PE आ जाएगा। समझ आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नीट के क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से ऑब्जेक्टिव या जेईई के मेंस के क्वेश्चन बन जाते हैं। समझ में आ रहे हैं ना। तो ये ध्यान देना यहाँ पे ग्राफ यहीं से समझ में आ जाता है
क्योंकि कॉस का बिहेवियर, आप लोग पता नहीं कॉस या साइन अच्छे से पढ़ा होगा कि नहीं मैथ में। कॉस की स्टार्टिंग हमेशा याद रखना, अगर रिजल्ट में कॉस रहेगा तो उसकी स्टार्टिंग या ग्राफ इस तरीके से आता है, और साइन से अगर स्टार्ट करें तो ग्राफ इस तरीके से आता है। ये एसएचएम के टॉपिक यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ाया जाता है यहाँ पे। तो ये याद रखना साइनसॉइडल बिहेवियर ग्राफ का होगा तो इस तरीके से ग्राफ बनता है, और कॉस का ग्राफ होगा तो इस तरीके से आता है। क्यों? तो इसका रीजन सुनना है यहाँ पे। और यहाँ पे ये नेगेटिव क्यों आ रहा है कॉस का, ये भी मैं समझाता हूँ। लेकिन साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है? जीरो। तो साइन में जीरो की स्टार्टिंग कितनी होगी? जीरो से। लेकिन कॉस में क्या होता है? कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो ये मैक्सिमम से शुरू होता है। बट यहाँ पे साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव साइन आने के कारण याद रखना यहाँ पे ये नेगेटिव से स्टार्ट हो गया। बात समझ आ रही है? नेगेटिव से ये यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है ऐसे ग्राफ, लेकिन साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो ये कॉस बिहेवियर के कारण यहाँ पे कॉस से रिजल्ट आ रहा है, तो कॉस बिहेवियर के कारण ग्राफ ऐसे है। और जब जीरो एंगल था तो देखो नेगेटिव आ रहा है कि नहीं पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और एंगल क्या होता है यहाँ पे 90। तो 90 क्यों? पहले 0 फिर 90 फिर 180 फिर 270 फिर 60, 1 साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया। तो सबकी वैल्यू यहाँ पे रखे हैं, और सब में देखो आपको एक एक डेटा का रिजल्ट यहाँ पे पता चल जाता है। तो इस तरीके से पूरा मैंने यहाँ पे ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर दिया कि चीज़ें अगर आपको अच्छे से रटी हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से कर सकते हो। इसको भी नोट कर लो अच्छे से।